वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 को, जिस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में हम आइए जानते हैं कि जो वृत्त होता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कौन कौन से होते हैं, कैसे उससे जुड़े हुए सवाल हमारे सामने आने वाले हैं, तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वृत्त से संबंधित भाग, उसके वृत्त क्या होता है और कैसे उसके संबंधित भाग किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक आकृति बनाई है, ये वृत्त है। तो वृत्त के बीचों बीच बिल्कुल मध्य में इसको केंद्र कहा जाता है। तो इस केंद्र से यदि बाहर तक जो ये सीमा बनाई गई है, परिसीमा जो ये बनाई गई है, इसको परिधि कहा जाता है। तो वृत्त के केंद्र O से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इस दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। जो ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या को R से लिखा जाता है क्योंकि इसे रेडियस कहते हैं। त्रिज्या को यदि दुगना कर दिया जाए, इस प्रकार से दुगना कर दिया जाए, तो त्रिज्या से दुगने को व्यास कहा जाता है। और जो व्यास होता है, इसको या तो 2r लिखेंगे हम, या फिर इसको d भी कहा जाता है। d का मतलब होता है डायमीटर। इसको 2r इसलिए कहते हैं क्योंकि ये त्रिज्या का दुगना है। इसके अलावा जो व्यास है, ये कैसे बनता है? व्यास बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? परिधि पर कोई दो बिंदु इस स्थिति में लेने होते हैं कि जब उन दोनों को मिलाया जाए तो वह रेखाखंड केंद्र से होकर जाए, या फिर हम कहें वृत्त के मध्य से होकर जाए। मध्य के कौन से भाग से? केंद्र से। तो तब उसे व्यास कहा जाता है। लेकिन अगर परिधि पर कोई दो बिंदु ऐसे हों जिनको मिलाने पर बस जब उन्हें मिलाया जाए तो केंद्र से होकर ना जाए, कहीं दूर से होकर जा रहे हों, तो इस स्थिति में बने हुए रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। इसको जीवा कहते हैं। और जो जीवा है, वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से O से A तक के लिए एक त्रिज्या बनाई थी, अब इसी के द्वारा दूसरी त्रिज्या बना दी जाए। O B इधर है तो इसको C मान लेते हैं। तो AOC एक आकृति बनेगी यहाँ पर। तो AOC नाम की जो ये आकृति बन रही है, ऐसी जो दिखाई दे रही है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक पिज्जा, जो इस गोल आकार का पिज्जा होता है, तो उसका एक स्लाइस हो सकता है। ये स्लाइस, उसको हम क्या उसका एक टुकड़ा हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड। इसको त्रिज्यखंड बोला जाता है। इसको त्रिज्यखंड क्यों कहते हैं, आप अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि त्रिज्या के द्वारा वृत्त का जब कोई टुकड़ा बनाया जाता है तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। और जीवा के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, जीवा ने यहाँ पर इसका भी एक टुकड़ा बनाया है, एक छोटा है और एक बड़ा है। जैसे त्रिज्यखंड में एक छोटा वाला है और एक बचा हुआ पूरा बड़ा वाला है, तो छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। उसी प्रकार से जीवा के द्वारा वृत्त के जब टुकड़े किए जाते हैं तो दो टुकड़े होते हैं। जो छोटा वाला टुकड़ा होगा वो कहलाएगा वृत्तखंड, ये कहलाता है वृत्तखंड। और वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है। जैसे त्रिज्यखंड थे दो, एक था लघु और एक था दीर्घ। उसी प्रकार से वृत्तखंड भी दो होंगे, एक तो लघु होगा और एक होगा दीर्घ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो हमने परिधि के बारे में बात की थी, ये हिस्सा इसका परिधि कहलाता है, जो बाहर की सीमा होती है, तो इसको परिधि कहते हैं। और जो परिधि होती है, इसका जो सूत्र है वो होता है 2πr होता है। कक्षा 9 में आप वृत्त के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि वहां पर वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, या फिर उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, और यहाँ पर परिधि जो है, परिधि को कैसे मापा जाता है। तो हम इसके बारे में आपको बस एक नए शब्द के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो एक शब्द है इसको बोला जाता है पाई। ये ग्रीस के एक, ग्रीस देश है, उसकी भाषा ग्रीक का एक लेटर है, उस वहां से लिया गया है। तो ये जो लेटर है इसको पाई कहा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है कहां पर? वृत्त की परिधि या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल निकालने के सूत्र में, जैसे वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो इसमें हम लिखें इसके जैसे परिधि बराबर से होती है 2πr, और जो क्षेत्रफल होता है, जो इसका क्षेत्रफल है वो होता है πr²। अब ये r जो है यहाँ पर वो त्रिज्या होती है, तो इनका संबंध होता है। वृत्त जो इसकी परिधि है, जो इसका क्षेत्रफल है, उसका एक संबंध होता है। तो यहाँ पर जो पाई नाम का शब्द है, या पाई नाम का जो ये चिन्ह है, इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हम परिधि, हम बात करें, यदि हम
परिधि में भाग दे दें, किससे, व्यास से, तो जो हमें प्राप्त होगा उसे पाई कहा जाएगा। परिधि में व्यास से भाग देने पर पाई प्राप्त होता है। तो गणितज्ञ थे एक आर्यभट्ट, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी इसके बारे में सिद्धांत दिया था कि कैसे हम पाई के मान को समझ सकते हैं या फिर पाई का मान हमारे लिए जो है वो क्या हो सकता है। उसे कुछ इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि यदि हम लिखें कि 62,832 बटे 20,000, तो इसका मान जो है वो लगभग पाई के बराबर आता है। तो उनके अनुसार उन्होंने ये पाई का एक मान दिया था, जिसमें इसको अगर हल करते हैं तो ये लगभग बैठता है पाई बराबर 3.1416 के बराबर बैठता है। और आज के समय में जब पाई को हमने क्लास 9th में, और इसके बारे में फिर से एक चीज बताई गई, और 10th की क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी इसमें बताया गया है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसको भाग देने पर, जब कभी किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वह संख्या अपरिमेय कहलाएगी। और यहाँ पर पाई जो है वो अपरिमेय होता है क्योंकि इसके जो मान हैं वो अनंत तक चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, और कभी भी परिवर्तित वो हमेशा परिवर्तित होते हैं, एक जैसे एक समान नहीं होते, जिनमें आवृत्ति नहीं होती है, इस वजह से इसको अपरिमेय कहा जाता है। तो ये इसका मान है। इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं कि कैसे इनके मध्य एक जो संबंध है वो पाया जाता है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे कि अब हमने यहाँ पर देखिएगा परिधि के बारे में बता दिया है आपको कि परिधि जो है इसकी 2 पाई आर होती है, इसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन्हीं के प्रयोग से सवाल भी हल किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप इस प्रकार समझिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, हम कहें वृत्त की त्रिज्या बराबर से 7 सेंटीमीटर है, तब नंबर 1 परिधि, नंबर 2 क्षेत्रफल। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो पहले पर परिधि पूछा है तो इसमें सीधा ही हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर बराबर से क्या होगा, 2 गुना, अब जो परिधि है ना इसका मान वैसे हम जब लिखते हैं, जो पाई है परिधि में और क्षेत्रफल में पाई को काम में लिया जाएगा, तो पाई को सबसे अधिक जब यूज किया जाता है लिखते हैं तब 22/7 लिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो मान होता है जब हमें दशमलव में लिखना होता है तो उसको लिखते हैं 3.14159 के रूप में इसको लिखा जाता है। और उसके बाद की हमें आवश्यकता नहीं होती, जिसमें भी हम दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक के बारे में ध्यान कर रहे होते हैं, मात्र हमें इसमें से आवश्यकता होती है पाई बराबर से 3.14 की। इतने के मान से हमारे जो सवाल है अधिकतर सवाल हल हो जाते हैं। तो फिर भी हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं 22/7 का, ताकि सवाल जो है वो जैसा दिया गया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो सवाल में पहले बता दिया जाएगा आपको कि पाई का कौन सा मान आपको रखना होगा, ताकि ये आपका जो सवाल है वो आसानी से हल हो सके। तो देखो 22/7 अगर इसमें हम रखें गुणा 2 पाई, पाई का मान रखा आर की जगह पर, आर बोला है उसने 7 है तो 7 रखेंगे, 7 से 7 कट सकता है, 22 गुणा 2 करेंगे तो 44 आएगा, 44 सेंटीमीटर। तो जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना आने वाला है, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे पाई के लिए 22/7 गुणा आर का जो मान है वो है 7 गुणा 7 है, एक 7 से एक 7 को काटेंगे, 22 गुणा 7 करने पर 154 आता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ सेंटीमीटर लगाए हमने और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में आता है, और जो परिधि होती है, या फिर हम बात करें परिमाप की, वृत्त की जो परिधि है वही उसका परिमाप कहलाता है। बाकी सभी आकृतियों में जिसे हम परिमाप के नाम से जानते हैं, वृत्त में उसी को हम यहाँ पर परिधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है वो कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर होगी, इसलिए इसकी इकाई जो है वो सिर्फ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदुओं पर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमसे अगर त्रिज्यखंड के बारे में पूछ लिया जाए, वृत्त के अन्य भागों के बारे में पूछ लिया जाए, वहां पर वैसे सवाल दे दिए जाए तो उनको कैसे हल करते हैं और उनको हल करने के सूत्र क्या होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, वो है त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं हम, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने एक आकृति बना लेते हैं वृत्त की, और अब इसके बाद में अब हमें जानना होगा यहाँ पर कि जो ये हमारे सामने वृत्तखंड और त्रिज्यखंड होंगे, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ आवश्यकता है किसकी, एक केंद्र की, केंद्र के बाद सबसे पहले एक त्रिज्या,
त्रिज्या बनाने के बाद में एक दूसरी त्रिज्या बनाएंगे, जिसको इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम देंगे बी और इस बिंदु को नाम देंगे ओ। और दूसरा यहाँ पर एक हम चाप काटेंगे या फिर हम कह सकते हैं एक जीवा बनाएंगे जिसका नाम एक्स और वाई रखेंगे। अब यहाँ पर जो आकृतियां तैयार हुई हैं, तो यहाँ देखिएगा ये जो आकृति तैयार हो रही है यहाँ पर ये वाली, इसको बोला जाएगा त्रिज्यखंड। हम पहले बता चुके हैं त्रिज्यखंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा इसका टुकड़ा किया गया है वृत्त का, इसलिए इसको नाम दिया जाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में भी ये कौन सा भाग है, ये त्रिज्या का छोटा भाग। त्रिज्या के द्वारा जो दो टुकड़े किए गए हैं, एक तो ये बड़ा वाला भी टुकड़ा इसी से हो रहा है और छोटा वाला भी, तो ये जो छोटा है ना इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे हम, लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है इसको। और इसके बाद यहाँ जो वृत्त का ये जीवा के द्वारा जो टुकड़ा हुआ है इसको बोला जाता है वृत्तखंड, और ये वाला भी लघु वृत्तखंड कहलाता है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमें इसी को जानना है कि ये कैसे काम करता है या फिर कैसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो यहाँ देखिएगा त्रिज्यखंड के बारे में पहले, तो त्रिज्यखंड जो है वो कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। देखो तो यहाँ पर जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड को ध्यान से आप देखें तो ये केंद्र पर बना हुआ है। केंद्र पर अगर इसको हम आधार भुजा मान लें, ध्यान से समझना, इसको आधार मान लें और दूसरी जो किरण है इसमें, दूसरी जो त्रिज्या है उसको इसी के ऊपर रखें तो 0 डिग्री का कोण है। लेकिन अगर ये पूरा ही घूम जाता तो 360 डिग्री का कोण होता, तो इसलिए कहा भी जाता है कि वृत्त के अंदर का जो कोण है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसके बाद में लेकिन इसने 360 डिग्री का कोण नहीं बनाया, इसने क्या किया, ओ पर से ओ को केंद्र मानकर फिर जो ये बी ओ बी वाली जो त्रिज्या थी ये ओ ए से आगे चलते हुए ओ बी तक पहुंची इस स्थिति में। तो इसने जितनी भी दूरी तय की है उसको एक कोण के रूप में अगर हम लिखें तो इस कोण को माना जाएगा थीटा। इसको हम मिटा के लिख रहे हैं ताकि आपको ये थोड़ा दिखाई दे सके कि कितना मान है इसको और क्या बोल रहे हैं हम। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे और इसको बोला जाएगा थीटा, इस चिन्ह से लिखते हैं, इसका नाम होता है थीटा। इसको थीटा कहा जाता है और इसको आप वैसे भी, इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया है और इस थीटा को आप त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली थी उसमें भी हमने इसके बारे में बताया था कि जो अज्ञात कोण होता है उसे ग्रीक लेटर से ही लिखा जाता है। ये भी एक ग्रीक का लेटर है जैसे कि पाई था, तो इसको थीटा कहा जाता है। तो हमारे पास जो कोण नहीं है उसको हम थीटा मानेंगे। तो हमें क्या चाहिए था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर से, इसमें लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर से वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने बना दिया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसके साथ साथ देखिएगा हम क्या लिखते जा रहे हैं इसमें। तो ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है यहां लिख लेते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये पूरे वृत्त का नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरे वृत्त का नहीं है, लेकिन कितना है, पूरे वृत्त में से सिर्फ थीटा वाले भाग का है। मतलब इतना जितना ये कोण बन रहा है ना तो उतना ही क्षेत्रफल चाहिए, तो गुणा थीटा। थीटा कौन सा, जितना कोण उस दोनों त्रिज्याओं के मध्य है, तो थीटा और बटे। अब बटे भाग हमें क्यों देना होगा, ताकि हम पता लगा सके कि पूरे ही वृत्त में से वो कितना ही भाग है, इसलिए उसको अनुपातिक रूप में लिखा जाता है। और पहला अनुपात किसका रहता है, उसका जितना कि वो कोण है, और दूसरा अनुपात वो होगा जो कुल वृत्त के अंदर बने कोण के बराबर, वो होता है 360 डिग्री। तो इसको लिखते हैं थीटा बटे 360। तो इसका प्रयोग करके हम किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा है, अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना भी आसान है, लेकिन उसको थोड़ा समझना पड़ता है। तो उससे पहले उसको हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम इसका एक उदाहरण करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल दे दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या बराबर से 7 सेंटीमीटर है और कोण बराबर से दिया हुआ है 100 डिग्री का। इस प्रकार से 100 डिग्री का कोण दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्या करना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर से कितना होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर से देखिएगा क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा थीटा बटे 360, जिसको हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिखेंगे। अब मान रख सकते हैं हम, पाई का मान 22 बटे 7, उसके बाद में गुणा आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है, 7 है, तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे उसको 22 के साथ साथ,
तो गुणा 7 गुणा 7। अब उसके बाद थीटा का मान कितना है, 100 डिग्री है तो गुणा में 100। उसके बाद नीचे 360 लिखना था तो गुणा 360। अब देखिए कौन सी संख्या किससे कट सकती है, तो 7 से तो पहले 7 को ही काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कट रही है, जो जैसी कट रही है उसको वैसा ही काट सकते हैं हम। तो यहाँ दोनों ही संख्याओं को ध्यान से देखें, अगर दोनों इसको हम 2 से काटें तो ये 11 बार कटता है, और 2 से इसको काटें तो ये 18 बार कटता है, फिर दोबारा 2 से ये 9 बार कटेगा, ये 2 से 5 बार कटता है। अब उसके बाद कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं जो कट सकती हो, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा करके लिख देंगे। तो यहाँ देखो आगे ये 5 गुणा 7 करने पर 35 आता है, और 35 गुणा 11 करेंगे तो 35 गुणा 11 करने पर पहले यहाँ पर ये 5 और ये 2 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 825 आएगा बटे 9 का यहाँ पर 9 रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसी को इतना लिखने के बाद में सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी हमें कोण दिया हुआ है उसके आधार पर कितना क्षेत्रफल बनता है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। इसमें अगर कोण का मान कम कर दिया जाए, जैसे कहा जाए कि 90 डिग्री का कोण है, अगर कोण 90 डिग्री का है तब ये कितना बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा। तो इसमें 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर में 7 गुणा 7 आएगा, गुणा 90 और गुणा 360 नीचे। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो, 9 से इसे काटेंगे ये 4 बार कटेगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 11 बार, ये 2 से 2 बार कटता है, 7 से 7 को काटा जा सकता है। अब कौन सी संख्या है, अब यहाँ ध्यान से देखें, 11 गुणा 7 करने पर 11 7 77 आता है, बराबर से ये आ जाएगा 77 बटे 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अब हमारे पास क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में ज्यादा बड़ी कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, लेकिन उसमें भी अगर त्रिज्यखंड छोटा तो हमें दे दिया, अगर ये पूछ ले कि संगत कोण तो ये था थीटा, लेकिन इसके अलावा बचा हुआ जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो उस वक्त में आप क्या करोगे, यदि बोला जाए दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, तो उस वक्त में बराबर से क्या करोगे, 360 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर ये बराबर से लिखना है, थीटा अगर जिसको हम मान रहे हैं, कोण जो हम ले रहे थे उसमें क्या करेंगे, जो पहले से थीटा यहां दिया हुआ है ना उसको माइनस कर दोगे 360 में से। तो यहां इसके लिए जो सूत्र है उसको मैं यहां लिख देता हूं, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिखेगा 360 माइनस थीटा बटे फिर से 360। तो ये दीर्घ के लिए होगा, ये वाला होगा दीर्घ के लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार से हम दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो इससे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। इस प्रकार का प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जिसमें हम जानेंगे कि लघु वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब हम इसको यहां से हटा देते हैं। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पर वृत्तखंड जो है हमारा उसके बारे में बात करेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो हमने पिछली चैप्टर्स में पूरा पढ़ा हुआ है उनको, बस उसी को हमें यहाँ पर दोबारा से एक बार काम में लेना होगा। तो देखिएगा लघु वृत्तखंड, तो इसमें लिखेंगे लघु वृत्तखंड। जो लघु वृत्तखंड होता है वो कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले अगर इसको ध्यान से देखा जाए या फिर इसी आकृति को सिर्फ वृत्तखंड के लिए समझा जाए तो आप इस प्रकार समझिए, जो एक केंद्र है, केंद्र से जिस जीवा के द्वारा ये आकृति बन रही थी, यह जो वृत्तखंड बना है उसको इस प्रकार बनाया जाए तो यहाँ पर कौन सी संरचना होगी, एक त्रिज्या बनेगी ये इस प्रकार से, जिसको OX कहा जा सकता है, ऐसी त्रिज्या इधर बनेगी जिसे OY कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जब इसको बाहर निकाला जाएगा तो ये संरचना कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, जिसमें ये वाला भाग इसके साथ है और इसको सीधा इससे मिला दिया गया है। तो ये जो भाग है हमारे पास में एक्स्ट्रा, ये जो अतिरिक्त भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन ऊपर वाली आकृति तो त्रिभुज जैसी दिखाई दे रही है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, यदि हम बात करें यहाँ पर जो ये हमारे सामने यहाँ पर वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है किस प्रकार से निकाला जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है कि हम पहले पूरे के पूरे हम वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारे पास वो मौजूद हो और उसमें से फिर अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर अब लघु वृत्तखंड जो है उसको देखते हैं। तो लघु वृत्तखंड में आप ध्यान से देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर इस संरचना को बनाया था, तो ये जो संरचना जैसी दिखाई दे रही है,
यहाँ पर बनी हुई यहाँ पे भी जो आकृति बन रही है ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो हम क्या कहें, जो लघु वृत्तखंड है उसके लिए सबसे पहले कौन बनता है, सबसे पहले उसके लिए बनता है एक त्रिज्यखंड। तो इसमें हम कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस, अब उसमें से हमें घटाना होगा, किसको घटाएंगे, तो यहां पर बना हुआ जो ये त्रिभुज है ना, बस हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो माइनस त्रिभुज, इसको हिंदी में लिख ही लेते हैं पहले एक बार के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से जब भी हम यहां से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो हमें लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर प्राप्त किया जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो सूत्र के रूप में इसको लिखा जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस, अब उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ एक थोड़ी सी छोटी समस्या है, वो समस्या क्या होगी कि यदि इसको आप ध्यान से समझें तो इस जीवा की जो लंबाई है वो हमें नहीं पता क्योंकि ये आधार है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर इसकी लंबाई हमें पता है, इसकी लंबाई पता है क्योंकि ये त्रिज्या है तो त्रिज्या दोनों में समान होगी। तो इसके आधार पर यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से एक इस पर लंब डाल दें। ध्यान रहे एक प्रमेय भी है पहले से ही दी हुई, जिसमें क्या कहा जाता है कि यदि केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो भागों में बांट देता है, समान दो भागों में बांटेगा और वो लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके आधार पर हम कहेंगे ये दोनों भुजाएं लंबाई में तो बराबर होंगी, और इसका प्रयोग करके आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यहाँ पर प्रयोग करना होगा आपको। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का कोण आपको यहाँ पर पता है, यहाँ ऊपर जो थीटा दिया हुआ होगा पहले से वो आपको पता है, उसका आधा कोण इसके पास आ जाएगा और आधा कोण इधर होगा। दोनों ही बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, जिस कारण से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस पहले वाले छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें बस इस नीचे वाले आधार की भुजा चाहिए, तो ये तो कहलाएगा हमारे लिए क्या, इस छोटे त्रिभुज के आधार पर ये वाला तो कहलाएगा कर्ण, इसको कर्ण कहा जाएगा। और नीचे जो ये भुजा है, अब इसके सामने तो इसको लंब कहा जाएगा यहां से, क्योंकि थीटा के सामने है तो इसको लंब कहा जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं लंब। अब इसके बाद में जो कर्ण और लंब होता है, हमने जब त्रिकोणमिति में बताया था आपको, जिसको एल ए एल बटे के के रूप में, तो लंब बटे कर्ण का जो संबंध है वो साइन में पाया जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे लिए साइन होगा। तो साइन में जो थीटा का मान है उसका प्रयोग करेंगे, और जो हमारे पास में पहले त्रिकोणमिति में एक टेबल बनवाई थी हमने, उस टेबल का प्रयोग करके आप इसका मान यहां से निकाल सकते हो। एक बार जब आपके पास इस आधार का मान निकल के आ जाएगा, उसी के साथ में आपको क्या करना है, इस भुजा का मान भी निकालना है। इस भुजा का क्यों निकालना है, ताकि हमें पता चले इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई कितनी है। जब ऊंचाई भी होगी और हमारे पास जो आधार, जो नीचे ये लंब था, इसको हम इसकी भुजा भी हमारे सामने होंगी, तो जब इन दोनों ही भुजाओं को, इसको तो दोगुना करते ही हमें इस कुल जीवा की लंबाई के बारे में पता चल जाएगा और इसकी ऊंचाई के बारे में, तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकल जाएगा। उसे यहां रखते ही बस हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से उसे घटा देना है, और उसके बाद में हमारे सामने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब इसी के साथ में यदि हमसे कहा जाए कि लघु का नहीं, अब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बस इसके लिए यही करना होगा क्या, कि आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए पहले एक बार इस प्रकार से, और उसे पूरे के पूरे वृत्त में से घटा दीजिए, तो आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। क्या लिखा जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल बराबर से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करके हम यहां पर दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हमारे सामने चाहे लघु वृत्तखंड हो या दीर्घ वृत्तखंड, तो हम इसका प्रयोग करके हम यहां पर इसको हल कर सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और बचता है, जिसमें जानना होगा हमें कि यदि हमें चाप की लंबाई पूछ ले तो कैसे हल करेंगे। देखिएगा, जब क्षेत्रफल की बात कर रहा था तो वृत्त का क्षेत्रफल काम आ रहा है किसी भी रूप से, चाहे वो डायरेक्ट काम आता हो या इनडायरेक्ट काम आता हो, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल काम आ रहा था। लेकिन जब चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप बनता है हमेशा परिधि पर, तो इस कारण से जब चाप की लंबाई पूछता
पूछता है हमसे, तब चाप के लिए वृत्त की परिधि का सूत्र काम आता है। और जैसे हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था, बिल्कुल उसी प्रकार से चाप की लंबाई भी निकाली जाती है। तो एक बार उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहां से। तो देखिए चाप की लंबाई जो होगी उसे कैसे हल किया जा सकता है। तो हम यहां लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर से क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे परिधि गुणा कोण बटे कुल कोण। कैसे लिखा जाएगा इसको, तो परिधि देखो कितनी होती है 2πr इंटू थीटा। कोण का मान कितना होगा, थीटा माना जाएगा। फिर उसके बाद में कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री। अगर इसको थोड़ा सा हल करके लिखो तो ये बन सकता है, 2 से इन दोनों को काट सकते हैं तो ये बनेगा πr थीटा बटे 180। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे आप क्या प्रयोग हो, तो यहां पर आप चाप की लंबाई जो है तो यहां पर आप चाप की लंबाई जो है वो निकाल पाओगे। देखो कैसे था इसके लिए, यदि यहां से कहा जाए इस बिंदु से इस बिंदु के लिए, इन दोनों बिंदुओं के मध्य इस चाप की लंबाई का पता लगाओ। इसका नाम अगर P रख दें और इसका नाम Q रख दें, तो PQ के मध्य की जो लंबाई है वो पता लगाओ। क्या करेंगे उसके लिए, इसको इससे केंद्र से मिलाएंगे, इस वाली भुजा को भी केंद्र से मिलाएंगे। ये दोनों त्रिज्या हैं, इनके मध्य जो कोण होगा वो बता दिया जाएगा पहले से ही, कोण कितना है। तो हमें क्या चाहिए, मात्र यहाँ पर कोण की आवश्यकता है, कोण पता हो, और उस हमें बस इतना पता हो कि यहाँ पर r कितना है, त्रिज्या कितनी है। और उसके बाद में हम यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे सामने जो ये बना हुआ चाप है इसकी लंबाई कुल कितनी होने वाली है। तो आइए तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, क्योंकि हमने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात कर ली है। अब हम जानेंगे हमारे अगले बिंदुओं को। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, वो है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि आकृतियां तो समतल होंगी, समतल का मतलब है 2D की जो आकृतियां हैं 2 डायमेंशन की, उनके बारे में दिया हुआ है कि उनकी संरचना होगी। बस वहां पर एक से अधिक आकृतियां होने वाली हमारे सामने। तो एक से अधिक आकृतियों को जब एक दूसरे के साथ में मिला दिया जाता है तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसको समझने के, इसको निकालने के लिए तो वहां पर पूछेगा, वो निश्चित बताएगा हमें पहले से कि हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो या तो उस भाग को वो छायांकित करेगा या फिर पहले से उसका नाम दे दिया गया होगा। तो हमें आकृति को ध्यान से देखना है और समझना है, तब उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहां पर इसके लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं बनने वाला है कि इसका कोई सूत्र होगा उससे हम निकालेंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा आकृति कैसे और उसे कैसे हल किया जाए। देखो ध्यान से, तो यदि हम इसके लिए पहली आकृति को समझें, तो मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिया जाए कुछ इस प्रकार से। ये त्रिभुज बनाया है इसमें से हमने, और त्रिभुज इसके इस भाग को केंद्र मानकर, ध्यान से समझना, इसके पहले वाले शीर्ष A को, इसको नाम B दें और इसको नाम C और इस वाले को A ही नाम दें। इस A वाले भाग को केंद्र मानकर हमने एक छोटा वाला वृत्त बनाया, कितना, जो इसकी भुजा जो है उससे आधा रह जाए, वो आधा रह जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको क्या बना दिया, एक केंद्र मानकर एक इस प्रकार से वृत्त बनाया है। अब हमें बस इतना पता लगाना है कि ये जो पूर्ण भाग दिखाई दे रहा है, जितना भी भाग यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के अंदर वाला बाहर वाला, ये सब कुछ इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना होने वाला है, बस इसका हमें पता लगाना होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो देखो कैसे, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें कौन कौन से भाग हैं, बस उसी को जानना है। अगर आपने इसके अच्छे से भागों को समझ लिया तो आप इसको निकाल पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा भाग एक बार में निकल जाएगा, निकल गया ना। तो इसको पूरा निकाला आपने तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। यहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद आगे क्या करना होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अब उसके बाद प्लस क्या, अब दूसरी आकृति भी तो है, तो दूसरी आकृति हमारे सामने क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर हमें भुजाएं या फिर त्रिज्या वगैरह सब कुछ दिया हुआ होगा पहले से। अगर नहीं दिया हुआ है तो एक दूसरे के साथ उनका एक संबंध होगा जिसके आधार पर हम उसको ज्ञात भी कर सकते हैं। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करनी है। लेकिन यहां पर अब एक छोटी सी कमी है। कमी क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आकृति को ध्यान से समझें तो ये जो भाग है ना छोटा सा, ये वाला भाग, ध्यान से समझना इस वाले भाग को। इसको मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। देखिएगा इस वाले भाग को, जो अब काला दिखाई दे रहा है आपको, ये यहां से, इस वाले भाग को अगर हम ध्यान से समझे तो ये वाला भाग दोनों में शामिल है।
किसमें, वृत्त के अंदर भी और त्रिभुज के अंदर भी। तो इस कारण से ये वृत्त के अंदर इस भाग को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये त्रिज्यखंड कहला रहा है। इसका मतलब ये जो छोटा सा भाग था यहां से यहां तक का जो ये छोटा वाला भाग है, ये जो त्रिज्यखंड है, ये 2 बार काम में आया है, 2 बार काम में आया है। तो हमें ना ये पता होगा इस त्रिभुज के अंदर ये जो ए बिंदु, ए शीर्ष पर बना कोण कितने डिग्री का है। अगर कोण का हमें मान पता है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़कर तो क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें से कुछ घटाना होगा, कुछ कम करना है। तो माइनस कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और कौन सा त्रिज्यखंड होगा इसमें, त्रिज्यखंड वही होगा जो इस कोण के शीर्ष ए की वजह से, शीर्ष ए पर जो कोण है उसके द्वारा बना हुआ जो त्रिज्यखंड है उसके क्षेत्रफल से। इसके बाद हम इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से संरचना को पूर्ण किया जा सकता है। आप चाहें तो इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं कि कैसे इस सवाल को हल किया जाएगा। अगर ऐसा ही कोई दूसरा सवाल दे दी जाए तो देखो, यदि एक संरचना ऐसी दे दी जाए, यहां पर एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना दिया गया है, एक दूसरा वृत्त है, एक तीसरा वृत्त है और एक चौथा वृत्त भी बनाया गया है, और कहा जाए आपसे कि इसके अलावा जो खाली भाग है ना, अभी यहां पर ये जो इसके अंदर ये खाली भाग दिया हुआ है पूरा, अब इसका आपको क्षेत्रफल पता लगाना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहला सवाल तो इसमें ऐसा हो सकता है कि खाली भाग जो है अब ये पूरा, इसका क्षेत्रफल पता लगाओ, पहला तरीका, पहला प्रश्न ये हो सकता है हमारा। तो इसका पता लगाना है तो इसमें कहेंगे खाली भाग का क्षेत्रफल बराबर से कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ये ध्यान रहे कि इसके अंदर बनने वाले जो वृत्त है वो सब के सब समान होंगे। जो एक का क्षेत्रफल होगा वही बाकी सब के लिए भी होगा। तो एक का क्षेत्रफल निकाल के आप 4 से उसका गुणा कर सकते हैं। तो -4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमसे पूछ ले कि यहां पर अगर हमें ये आकृति जो है इसके अंदर वृत्त की संख्या बढ़ा दे, अगर वृत्त की संख्या एक और बढ़ा दे तो यहां पर, या फिर इस प्रकार से इसकी संख्या बढ़ा दे, तो यहां हमसे पूछ लिया जाए कि बीच में बनने वाले इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बीच में बनने वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें इतना पता है कि बड़े पूरे वर्ग में से इन 4 को घटाने पर जो बचा हुआ क्षेत्रफल है उस पूरे खाली जगह का आएगा, और उसमें से भी हम इस वृत्त का क्षेत्रफल तब निकाल पाएंगे, क्योंकि वृत्त के लिए हमारे पास क्या होगा, त्रिज्या भी होगी, और उसके बाद हमारे पास यह भी पता होगा हमें कि वहां पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, जिससे उनकी भुजा भी होगी हमारे पास और त्रिज्या भी। तो इस प्रकार से अन्य प्रकार की और आकृतियां भी हो सकती हैं जो आपको प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार से मिल सकते हैं सवाल, जिसमें 2 से अधिक आकृतियां हो सकती हैं, या फिर 2 आकृतियां जो किसी चाप के द्वारा बन रही है, या किसी और कोई संरचना के द्वारा उसे बनाया जा सकता है, कोई आलेख हो सकता है, कैसी भी चीजें हो सकती हैं जिनमें 2 आकृतियां एक दूसरे के साथ मिली हुई होंगी, और 2 या 3 आकृतियां, तब जाकर हमें उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए एक सही तरीके से हमें उस आकृति को समझना है, और तब उसके लिए एक सूत्र को ऐसे तैयार करना है कि किसको जोड़ने पर या किसको घटाने पर वो सूत्र बनाया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। फिर उसके प्रत्येक भाग को अलग अलग मानना है, जैसे इसमें वृत्त का क्षेत्रफल अलग कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अलग, तीनों को अलग अलग हल करके फिर उसके बाद में अंत में इसको हल किया जा सकता है समीकरण को पूरा करके। तो इस प्रकार से अब यहां पर हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 पूरा कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।